Hello friends, Namaskar. Welcome to our very special program, Doctor at Your Door. Today we have with us Dr. Atish Bakne. He is a pediatric hematology, oncology and BMT. Currently, he is working with the Department of Pediatric Hematology, Oncology, BMT and Cellular Therapies at Indraprasth Apollo Hospital, New Delhi. So let's welcome him. So, Dr. Atish, welcome to our show. Namaskar. नमस्ते। आज की हम बात करें तो हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चों की बीमारियां शुरू होनी स्टार्ट हो गई हैं अभी से। बच्चों की बीमारियां बहुत पहले से ही थी, बट अब डायग्नोज होनी शुरू हो गई हैं। सो कैंसर की बात करते हैं, लाइक यू डील विद एवरी डे लॉट्स या ऑफ चिल्ड्रन। लाइक कैंसर बच्चों के अंदर कितना रेशियो में हम कंपेयर करें तो वो बढ़ता जा रहा है। ये जैसे आपने बात कही, कई 50 से 100 साल पहले अगर आप देखा जाए तो ऐसे होता था। बच्चों का बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा था और डेथ रेट भी उतना ही ज़्यादा था। डेफिनेटली। तो ये अभी बताना मुश्किल है कि जो बच्चों के कैंसर्स फॉर एग्जांपल या फिर कोई और बीमारियां जैसे कुछ इन्फेक्शंस हुआ करते थे और बच्चों का डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा था। फॉर एग्जांपल अगर एक फैमिली में 4 से 5 बच्चे होना ये आम बात थी। उसमें 1 से 2 बच्चे ऐसे होता था कि वो सरवाइव नहीं कर पाते थे एडल्टहुड तक। कई कारण होते थे। फॉर एग्जांपल आप देखो, अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो प्लेग, एस प्लेग जैसी कई बीमारियां आई और गई। उनके बहुत बार ऐसा होता था कि उस पे जो ट्रीटमेंट है वो उस वक्त अवेलेबल नहीं हुआ करता था। और कैंसर की अगर बात करें तो ये जो डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ है कैंसर डायग्नोस करने की, ये कुछ दशकों से काफ़ी इम्प्रूव हुई है। तो ये बीमारियां अभी पकड़ में आने लगी है। पहले ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हुआ करती थी, अभी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, फॉर दैट मैटर इवन छोटे गांवों तक पहुंच चुकी है। तो ऐसा होता है कि कोई फॉर एक आध पीडियाट्रिशियन के पास, लोकल पीडियाट्रिशियन के पास पेशेंट चला गया तो पिक करने में बड़ी आसानी हो जाती है। नॉट ओनली दैट, क्या होता है अभी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि उन्हें अगर लगता है कि ये बच्चे में कैंसर हो सकता है या फिर कोई और सिग्निफिकेंट बीमारी हो सकती है तो उनके पास स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल है ना, ऑन अ फोन कॉल। सो दे कैन जस्ट इन्फॉर्म सुपर स्पेशलिस्ट एंड गेट एन आइडिया कि हमारे पास एक बच्चा आया है, हमें लग रहा है कि इसको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और हो सकता है कि ये कैंसर के लक्षण हो या फिर कोई और बड़ी बीमारी के लक्षण हो। तो इन चीज़ों के कारण ऐसा हुआ है, डायग्नोसिस बड़ी इजी हो गई है। तो ऑब्वियसली डायग्नोसिस इजी हो गई है तो रेफरल भी आसान हो गया है। रेफरल हो जाता है और डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इजी हो गई है। तो ये बड़ा मुश्किल है ऐसा बताना कि पहले बीमारियां नहीं थी अब बीमारियां बढ़ने लगी है, ऐसा बोलना मुश्किल है। बट यस, अगर आप एविडेंस बेस की बात करें तो पहले डेथ रेट ज़्यादा था, जिसे हम इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और ऐसे कई मोर्टेलिटी रेट्स है, रेशोज है, जिसे हम देखते हैं कि पहले से अभी बेहतर ही होता जा रहा है। ऑन द अदर साइड, जैसे आपने पूछा कि कुछ बीमारियां अभी ज़्यादा डायग्नोस होने लगी है और कुछ पकड़ में आने लगी है और कुछ हो सकता है कि कुछ कुछ बीमारियों का इंसिडेंस बढ़ गया हो बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट, है ना, द रॉन्ग साइड ऑफ डेवलपमेंट, लाइक जैसे पोल्यूशन बढ़ गया, इसके कारण एलर्जिक बीमारियां हैं, ये सब चीज़ें थोड़ी बढ़ने लगी है। डेफिनेटली। एंड हम सेकेंड हैंड हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा आपने बताया कि डायग्नोसिस बहुत ही जल्दी हो जा रहे हैं एंड आज हम साइंटिफिकली बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। एंड एग्जैक्टली। हमारे पास जितनी जल्दी बीमारियां पकड़ में आ रही हैं उतनी ही जल्दी हम इलाज पे भी फोकस कर पा रहे हैं और बिल्कुल। हर चीज का इलाज बहुत हाई लेवल पे हमारे पास है। लेकिन आज भी अगर हम बात
बात करें ब्लड ट्रांसप्लांट या मैरो ट्रांसप्लांट, सो बड़ों के ऊपर हम ये करें तो एग्जिस्ट स्टिल करता है, बट कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ये सोचना थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए इनफैक्ट फैमिली के लिए स्कैरी साउंड करता है। बट आप जैसा कि डील करते हैं, तो क्या है ये बच्चों के अंदर करना किस तरीके से होता है और क्या लेवल आ जाता है उनकी बीमारी का जो हमें ये करना पड़ता है उनको? बिल्कुल। तो इसमें अगर इन डेप्थ देखा जाए, ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है कि कोई पेशेंट और उनका बच्चा घर में अगर किसी को कोई बड़ी बीमारी निकल आई है ना, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक हाई एंड ट्रीटमेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कोई हमारे पास पेशेंट वॉक इन आ गया और हम बोले कि इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। ये वाकई में काफ़ी बड़ी ट्रीटमेंट है ना। बड़ी ट्रीटमेंट बोलना इतना सही नहीं रहेगा। बड़ी ट्रीटमेंट के अलावा जितने इसके फायदे हैं, कई गुना फायदे हैं, बट कुछ हद तक इसके नुकसान भी हो सकते हैं, है ना। और ये एक्चुअली for example, if you take like Southeast Asian countries, India, Pakistan, इन कंट्रीज में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की इतनी जनरल पब्लिक में नॉलेज नहीं है, तो एक डर लगना स्वाभाविक है। बट अभी चलते हैं कि किन चीजों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए हम बोलते हैं। ऐसे कुछ गंभीर बीमारियां हैं जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। कुछ बीमारियां ऐसी है जिनको गंभीर तो नहीं बोल सकते, कि जैसे कुछ बीमारियां गंभीर हम तभी बोलते हैं जब लाइक हमारे पास पेशेंट आता है और हम बोलते हैं कि अगर ये नहीं किया जाए तो हो सकता है कि बच्चा बच ना पाए। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। चल सकता है अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं भी किया जाए, बट उसकी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो होती है वो काफी दिक्कत भरी होती है। तो एक एग्जाम्पल से ये ट्रांसप्लांट एक्सप्लेन करना थोड़ा आसान रहेगा, समझना भी आसान रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब सबसे कॉमन बीमारियां देखी जाए इंडिया में जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं, तो एक थैलेसीमिया नाम की बीमारी है, सिकल सेल डिसीज नाम की बीमारी है। ऐसे इनको हम मोटे तौर पे हीमोग्लोबिनोपैथीज बोलते हैं। ये बीमारियां काफ़ी कॉमन है इंडिया में, कुछ नॉर्थ इंडिया में कॉमन है। फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया है ना, कुछ कम्युनिटीज़ में ज़्यादा कॉमन है। सिकल सेल डिसीज़ भी एक काफ़ी उतनी ही खराब बीमारी है जो कुछ बेल्ट्स में ज़्यादा पाई जाती है। जैसे महाराष्ट्र में कुछ बेल्ट में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इस बीमारी के तहत क्या होता है, अगर मदर फादर को एक म्यूटेशन है ना, सादे तौर के अगर ले लिया म्यूटेशन है, उसको हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं म्यूटेशन, जिससे फादर मदर को पता नहीं चलता कि उनको कोई बीमारी है। फॉर एग्जाम्पल थैलेसीमिया, मदर फादर में ये रहता है, बट व्हेन दे मैरी और अगर बच्चे में दोनों का म्यूटेशन वाला जीन आ जाता है तो उनको थैलेसीमिया मेजर हो जाता है। अब थैलेसीमिया मेजर हो जाना मतलब उनको लाइफ लॉन्ग ब्लड सपोर्ट लगना, 15 से 20 दिन या फिर 30 दिन, ऐसे every 25 to 30 days they are dependent on blood support लाइफ लॉन्ग। तो ये लाइफ लॉन्ग ब्लड देना ठीक है, बट ब्लड देना किसी और का, हालांकि हम सब चेक करके ब्लड दिया जाता है, सब इन्फेक्शंस रूल आउट करके, ऐसा सब कुछ करके दिया जाता है, फिर भी ब्लड में आयरन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिससे ये प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं। इनिशियली यूजुअली थैलेसीमिया हम 6 से 8 महीने में, कुछ बच्चों में 4 महीने में, कुछ बच्चों में 1 से 2 साल के बीच में भी डायग्नोसिस होती है। फिर उसके बाद लेकिन एक बार डायग्नोसिस हो गई, उनको हमेशा ब्लड लगते रहता है। ये ब्लड के साथ जैसे मैंने पहले बताया इन्फेक्शंस, कई सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। इसका एक परमानेंट क्योर अगर देखा जाए तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है ना, जैसे हिंदी में हम अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण बोलते हैं। ये ऐसी चीज है जिससे हम अगर किसी और का बोन मैरो लिया जाए, बोन मैरो या फिर ब्लड, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन मतलब सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ही नहीं होता, हम ये ब्लड से भी कलेक्ट कर सकते हैं दूसरे पर्सन के।
थोड़ा सा डिटेल में अगर देखा जाए तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन फॉर जनरल पब्लिक पता होना ये ज़रूरी है कि एक पेशेंट होता है और उनके लिए हम डोनर सिलेक्ट करते हैं। अब डोनर कैसे सिलेक्ट करना ये डिपेंड करता है। पहले ऐसा होता था कि सिर्फ हम फैमिली में कोई डोनर मिलता है, फैमिली में इन द सेंस एक बच्चे हैं जिनके 2-3 भाई बहन हैं, उनमें हम टेस्ट करते थे। HLA नाम का एक टेस्ट होता है जो जेनेटिक टेस्ट होता है। बेसिकली हमारा चेक, हर पर्सन का एक HLA होता है। HLA चेक करते हैं पेशेंट का, और फिर फैमिली में जो क्लोज फैमिली में आते हैं मदर फादर और बाकी भाई बहन। 100% मैच ये हमेशा एक अच्छी चीज़ है ट्रांसप्लांट के लिए। 100% HLA मैच मिलना, जिसे हम 10/10 मैच बोलते हैं। तो वो चेक करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, भाई बहन कोई भी है उनका चेक करते हैं। हालांकि 25 से 30% ही चांस होता है ये फुल्ली मैच मिले। वो नहीं मिलता है तो फिर हम रजिस्ट्रीज में सर्च करते हैं। इंडिया में, अब्रॉड, ऐसे कई रजिस्ट्रीज है, ट्रांसप्लांट रजिस्ट्रीज, जिसमें जैसे ब्लड डोनेशन हम करते हैं वैसे ही बोन मैरो के डोनर्स हैं। जैसे मैंने रजिस्टर कर दिया तो मेरा HLA उनके पास रहेगा, और उस रजिस्ट्री में हम फिल करते हैं कि हमारे पास ये पेशेंट आया, इनका HLA ऐसा है। और वो रजिस्ट्री में नॉट ओनली इन इंडिया, इन अब्रॉड ऑल्सो, उसमें सर्च करते हैं। अगर 10/10 मैच या फिर अच्छा मैच हमें मिलता है तो हम उसको प्रोक्योर करते हैं डोनर को। डोनेशन कहीं और होता है, कोई कोई सिटी में, और वो हम कलेक्ट करके रखते हैं। या फिर हम ट्रांसप्लांट प्लान करते हैं कि इस बच्चे का फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया ले लिया जाए, ट्रांसप्लांट प्लान कर दिया, उसके बाद हम सोचते हैं कि कब हमको जो डोनर है वो अवेलेबल होने वाला है, अकॉर्डिंगली वी प्लान द ट्रांसप्लांट। ये हो गया इस टाइप की बीमारी में। अब दूसरी बीमारियां अगर देखी जाए, फॉर एग्जांपल ब्लड कैंसर्स, नॉट ओनली ब्लड कैंसर्स, कुछ सॉलिड ट्यूमर्स, इनमें कभी कभी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, कौन से एज में, हम बच्चों की बात कर रहे हैं लगातार, कौन से एज में हम बच्चों के ट्रांसप्लांट करते हैं, या कोई टाइम होता है? जैसा आपने बताया कई बार डायग्नोज लेट होता है, तो उस समय बहुत देर नहीं हो जाती क्या, या पता लगते ही, जब हम न्यू बॉर्न बेबी के साथ भी ये इश्यूज होते हैं कई बार, तो उस न्यू बॉर्न बेबी का क्या इमीडिएटली हम डायग्नोज होते ही ट्रांसप्लांट कर देते हैं? क्या कुछ एक फेजन होती है? बिल्कुल। तो देखिए, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है, ये डिपेंड करता है क्या कौन सी प्रकार की बीमारी है ना। ओके। गंभीर बीमारी है, जैसे हमने पहले सिर्फ थैलेसीमिया के बारे में या फिर सिकल सेल के बारे में बात की। अभी बाकी गंभीर बीमारियों के बारे में देखा जाए, गंभीर इन द सेंस कि अगर हमने उनका ट्रांसप्लांट नहीं किया तो उनकी लाइफ बहुत शॉर्ट है, सर्वाइव दिस नहीं इज कर पाएंगे। लास्ट थिंग हम जो अप्लाई करते हैं। जी नहीं, ये भी बीमारी पे ही डिपेंड करता ओके। है। सो वही मैंने जैसे पहले बताया, ये एग्जाम्पल से हम अच्छे से बता पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कुछ बीमारियां होती है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम ब्लड कैंसर का। ब्लड कैंसर में कई प्रकार के ब्लड कैंसर्स होते हैं, है ना। हम माइलॉइड ल्यूकेमियाज बोलते हैं, लिम्फॉइड ल्यूकेमियाज बोलते हैं, और कई सब टाइप्स हैं। बट हर एक का एक अपना प्रोटोकॉल होता है। कुछ कुछ ब्लड कैंसर्स में कीमोथेरेपी देके उनको ठीक किया जा सकता है ना। तो कोई भी कैंसर हो, फॉर एग्जांपल आप ब्लड कैंसर लो या फिर सॉलिड ट्यूमर्स लो, हम रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं या फिर स्टेजिंग करते हैं। रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन में अगर हाई रिस्क है, लो रिस्क है, इंटरमीडिएट रिस्क है, डिपेंडिंग ऑन दैट वी डिसाइड अबाउट द ट्रीटमेंट। तो अगर हमने ले लिया फॉर एग्जांपल एक अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ये पीडियाट्रिक एज ग्रुप में काफ़ी कॉमन कैंसर पाया जाता है। इसमें 80 से 90% बच्चों को बिना बोन मैरो ट्रांसप्लांट के या सिर्फ कीमोथेरेपी देके पूरा ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें हम ट्रांसप्लांट का सोचते भी नहीं है ना। हमें 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 लगता है कि ये पेशेंट कभी ट्रांसप्लांट के लिए ना जाए। बट कुछ ल्यूकेमियाज ऐसे होते हैं जो हाई रिस्क ल्यूकेमियाज होते हैं, उसमें हम कुछ कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी से रेमिशन बोलते हैं हम उनको, है ना। सो हमें वो कैंसर को खत्म करके वापस ना वो कैंसर वापस ना आए, उसलिए हम ट्रांसप्लांट बताते हैं पेरेंट्स को। ठीक है, ट्रांसप्लांट में क्या होता है, ट्रांसप्लांट का कुछ एडेड एडवांटेजेस ये होते हैं
कि कीमोथेरेपी एक ऐसी चीज है जो मेडिकेशन से उससे हम पूरा बोन मैरो खत्म कर देंगे, बट किसी और का मैरो लेके या फिर स्टेम सेल्स लेके पेशेंट को देना। किसी में भी किसी बच्चों में, एडल्ट्स में कैंसर क्यों होता है? कोई कोशिकाएं खराब होके वो बढ़ने लगती हैं। हमारे शरीर में जैसे इन्फेक्शन में लड़ने की क्षमता है, वैसे ही खराब कोशिकाओं से लड़ने की भी क्षमता है। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स, छोटा सा कोई चेंज हो गया बॉडी में तो हमारी बॉडी सक्षम होती है वो खत्म कर दे। ओके। तो यही मैकेनिज्म हम ट्रांसप्लांट में यूज करना चाहते हैं कि अगर कीमोथेरेपी से ये पूरा नहीं जा रहा तो हो सकता है कि किसी और का मैरो लेके, जो उनकी खुद की सेल्स है जिसमें कोई कैंसर नहीं है, वो लेके हो सकता है उनकी जो इम्यूनिटी वाली सेल्स है कैंसर की रोकथाम करने में सक्षम हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मैंने आपसे एज पूछा था कि जैसे आपने बताया कि डिपेंड करता है या बीमारी से बीमारी, बिल्कुल बट अगर एक 2 साल का बच्चा इस बीमारी से गुजर रहा है बिल्कुल और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है एंड हमें ट्रांसप्लांट की तरफ ही जाना है, बिल्कुल तो कितना सेफ होता है उसके लिए उस वक्त उस एज में ट्रांसप्लांट करना? ठीक है। तो देखो, अभी एज की जो बात की आपने, उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जो बीमारियां होती है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी है एज डिपेंडेंट भी है। जैसे मैंने पहले बताया, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, दैट इज वेरी कॉमन। अगर 1 साल से होके 9 साल तक, ये बहुत कॉमन है। अब बीमारी इस एज में हो या फिर लेटर एज में हो, ट्रांसप्लांट की अगर जरूरत है तो जरूरत है ना? तो उसमें हम एज नहीं देख पाते। ओके। एज का कब क्राइटेरिया होता है? जैसे थैलेसीमिया मैंने पहले डिस्कस किया, उसमें हम वेट करते हैं थोड़ा, जैसे मैच्योरिटी 1-2 साल हो जाए बच्चे के, और उसके बाद हम सोचते हैं कि ट्रांसप्लांट के लिए जाए, क्योंकि वो इमरजेंसी ट्रांसप्लांट नहीं है ना। अब जैसे मैंने कुछ और बीमारी जैसे ल्यूकेमियाज हो गए, वैसे ही एक अप्लास्टिक एनीमिया नाम की बीमारी है जो कुछ रीजन से हमारा बोन मैरो काम करना बंद कर देता है। हमारे बोन मैरो में सारे जो WBCs है, लाल खून है, कोशिक प्लेटलेट्स है, ये सारे हमारे बोन मैरो में बनते हैं, अचानक बंद कर देता है। अब उसे अगर हम ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे जल्दी से जल्दी, तो क्योंकि हमारे इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता नहीं है, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होके 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इसके ऊपर कोई भी बच्चा हो या बूढ़ा हो नहीं बच पाएगा। तो इसको बोलते हैं हम इमरजेंसी ट्रांसप्लांट। तो फिर इस वक्त हम एज कम है या ज्यादा है यूजुअली नहीं सोचते। और अब ट्रांसप्लांट की आप साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे थे ना, कि भाई छोटे बच्चे हैं, ट्रांसप्लांट अच्छे से टॉलरेट कर पाएंगे कि नहीं एडल्ट्स के मुकाबले। छोटे बच्चों में देखिए, जो ऑर्गन फंक्शंस है वो काफी अच्छे होते हैं एक्चुअली। जैसे लीवर, किडनी, दे आर वेरी वेल फंक्शनिंग इनिशियली, नॉट इनिशियली अप टू 1 ईयर, बट एक साल के बाद या फिर 2 साल के बाद जो डेवलपमेंटल एज अचीव कर लेते हैं, अच्छा है ना। सो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन टॉलरेट कीमोथेरेपी वेरी वेल, है ना, फॉर दैट मैटर। इसीलिए अगर आप देखें, बच्चों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट एडल्ट से काफी ज्यादा होता है ना, क्योंकि बीमारियां अगर उस एज में आ गई जिसमें और ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो फिर हमको वो करना ही होता है। बच्चों में बीमारियां इस तरीके से जेनेटिक नहीं है को हम छोड़ देते हैं, लाइक आपने बहुत सारे सॉलिड कैंसर को भी ट्रीट आउट किया है, तो उस सिचुएशन में ग्रोइंग एज में है, हेल्दी खाना खा रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल ले रहे हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट में ट्यूमर्स हो जाना, कैंसर हो जाना, मतलब कैसे पॉसिबल, कैसे हो सकती है चीजें ये? सो एग्जैक्टली ना, तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जब कोई भी बच्चे में ये डायग्नोसिस होता है फैमिली में। हमें ये सबसे पहले फैमिलीज यही पूछती है कि डॉक्टर साहब, एडल्ट्स में तो लोग स्मोकिंग करते हैं, डेफिनेटली। अल्कोहल में लेते हैं, तो उनमें कैंसर होना या फिर ऐसी गंभीर बीमारियां होना बड़ा कॉमन है, बट मेरे बच्चे में क्यों? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हमारे हम लिए। तो अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल दे रहे हैं, एग्जैक्टली, खाना दे रहे हैं, सब कुछ है ना। तो इसमें देखो काफी सारा एविडेंस बेस करने की कोशिश की गई है। बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करने की कोशिश की कि क्यों क्यों आखिर जो बच्चे अच्छे वेल ग्रोन चाइल्ड चिल्ड्रन हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उनमें, एक कोई
फॉर एग्जांपल सॉलिड ट्यूमर ले लीजिए, किडनी ट्यूमर, लीवर ट्यूमर या फिर ब्लड कैंसर आ गया। अगर रियलिटी देखी जाए तो ऐसा किसी को कुछ नहीं पता अब तक कि इसके कारण ये बीमारी हुई है ना। कोई भी रीजन नहीं होता कैंसर होने का। जैसे मैंने बताया हमारे बॉडी में मैकेनिज्म्स होती है। हमको फॉर सिंपल सी बात ले लीजिए, अभी कोरोना का ये चल रहा है ना, मुझे कोरोना हो गया, मेरी बॉडी सक्षम है कोरोना से ठीक करने के लिए, बट एट द सेम टाइम हो सकता है कि किसी और की बॉडी उसको कवर करने में सक्षम ना हो और कोरोना से डेथ भी हो सकती है, हमने देखा। इसका मतलब क्या है, एवरी पर्सन इज डिफरेंट, है ना। बट कोई मोस्ट ऑफ द पीपल और मोस्ट ऑफ द बॉडीज जो हेल्दी है वो कंट्रोल करने में सक्षम होती है। बॉडी की हमारी खुद की मैकेनिज्म, सर्दी हो गई, आप मेडिसिन लो या ना लो, 5 से 7 दिन में सर्दी खांसी ठीक होनी ही है। क्यों ठीक होती है? क्योंकि इम्यूनिटी पावर ये खुद में होता है, हमारी बॉडी खुद कोशिश करती है उसे दबाने की, उसे ठीक करने की। कैसे बढ़ाएं बच्चों के लिए बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग? कैसे, मतलब एक बहुत ही स्ट्रांग क्वेश्चन है ये। पेरेंट्स हमेशा सोचते क्या करें, कैसे करें कि बीमारियों से दूर रहे, क्या कुछ कर सकते हैं प्लीज? देखिए, इम्यूनिटी के लिए जो भी मतलब हमने जो देखा है वो द लास्ट 1 ईयर कई गलत फहमियाँ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फैलाई गई, ये लीजिए तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। इम्यूनिटी एक मदर फादर से बच्चे में देन होती है ना। इम्यूनिटी क्या है बेसिकली, जैसे हम ट्रांसप्लांट की बात कर रहे थे वैसे ही, क्योंकि ये ट्रांसप्लांट जो हम करते हैं ये सब इम्यून सेल्स से खेल के ही ट्रांसप्लांट किया जाता है ना। सो इम्यूनिटी हमारे अंदर अपने आप होती है। अपने आप मतलब जो फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है, सेकंड लाइन डिफेंस होता है, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज काफ़ी अलग है। हम टी सेल्स बोलते हैं, बी सेल्स बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं, ये हमारे शरीर में होते हैं, है ना। अब इनको शरीर में ऑप्टिमम लेवल पे रखने के लिए क्या किया जा सकता है? हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हेल्दी फूड। इसके अलावा ऐसा कोई सेपरेट सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, ना कुछ एड्स आते हैं हम देखते हैं कोई टीवी जरूरत में, नहीं ये है। ड्रॉप जी लीजिए नहीं, बिल्कुल इम्यूनिटी है ना। बढ़ाएगी। हमारे नॉट ओनली मी, मोस्ट ऑफ द हेल्थ एक्सपर्ट्स विल अग्री ऑन दैट। अगर हेल्दी लाइफस्टाइल है, हेल्दी फूड हैबिट्स है, तो ऐसा कोई सेपरेट सप्लीमेंट्स देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फॉर एग्जांपल कोरोना आ गया एंड मेनी पीपल कैश्ड ऑन इट, है ना। सप्लीमेंट्स लेना गलत भी मैं नहीं बोल रहा, बट ऐसा नहीं है। अच्छी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड, जो सबको पता है, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हेल्दी फूड हैज बीन अ बून टू इंडिया, है ना। ये सब चीजें भारत से ही कई और गई है ना। पहले से अगर आप बैलेंस डाइट के बारे में बात करें, इंडिया का जो डाइट प्लान था पहले, इट वाज हेल्दी, है ना। तो जो हमारी ब्लड सेल्स मैंने बताया या फिर इम्यूनिटी पावर बताया, ये आता कहाँ से? हमको खुद को, एक तो मदर फादर, बच्चा एक बार पैदा हो गया उसके बाद उसका नर्सिंग होता है ना। तो नर्सिंग से लेके ही ये इम्यूनिटी ग्रो करना। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आप बात करते हैं ना, कि क्यों हम सब डॉक्टर, पीडियाट्रिशियंस, हम लोग जब भी हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि भाई नहीं 6 महीने हो गए हमको ब्रेस्ट फीडिंग बंद करानी है मदर, बट हम इंसिस्ट करते हैं, हमेशा इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग एटलीस्ट 2 साल तक बंद नहीं करनी है। क्यों करते हैं? क्योंकि जो इम्यून सेल्स है वो सब मदर फादर से बच्चे में बर्थ के वक्त भी आते हैं और थ्रू फीडिंग मदर से बच्चे में जाते रहते हैं। ये एक मैकेनिज्म हो गया। ऐसे ही जैसे ही ये फेज निकल जाता है गुड फूड, तो उसका बैलेंस होना चाहिए। वेजिटेरियन हो फैमिली तो वेजिटेरियन में भी इट शुड बी मिक्स ऑफ वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। फैमिली नॉन वेजिटेरियन हो तो कुछ चीज़ें तो इस टाइप का होता है। बट इम्यूनिटी रखने के लिए इससे ज़्यादा कुछ करने की, हेल्दी लाइफस्टाइल में तीसरी चीज़ आएगी बच्चे का प्ले। इट इज़ नॉट ओनली योर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ ऑल्सो मैटर्स। मेंटल हेल्थ में लिया जाए बच्चों के खास इसमें, तो बच्चों को खेलने देना चाहिए बच्चों के साथ। जैसे बच्चों के साथ खेलते हैं वो दे आर हैप्पी, है ना, एंड दे मिक्स विद पीयर्स। ऐसे ये इम्यूनिटी
मल्टी फैक्टोरियल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने ये सप्लीमेंट दे दिया या फिर ये फूड दे दिया, बच्चों को एप्पल खिला दिया, बनाना खिला दिया तो बच्चा इम्यून रहेगा, नहीं है ना। ये सब मल्टी फैक्टोरियल है। फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है, मदर फादर कितना वक्त बच्चों के साथ बिताते इट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग काउंट्स ऑन इम्यूनिटी, हाँ है ना। हाँ इफ यू आर हाँ। हैप्पी, ये तो नेचुरल टेंडेंसी है हमारी हमारे बॉडी की। जब हम खुश होते हैं बॉडी इज ऑलवेज हेल्दी। जब हम डिप्रेस्ड होते हैं, जब हम अफेक्टेड होते हैं इमोशनली, हमारे बॉडी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। कुछ बॉडी में खुद ही कुछ ऐसे सिक्रेशंस होते हैं जिससे हम कोई चीज कैच करने के लिए कैच करने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बीइंग हैप्पी आल्सो मीन्स बीइंग हेल्दी। इट्स तो ओवरऑल थिंग्स जो आपके फैमिली में होता है, एंड आपके बच्चे से आपका बिहेवियर कैसा है, एंड बच्चे की सराउंडिंग क्या है, बच्चों का बिल्कुल, ग्रोथ आप कैसे कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली सब कुछ काउंट होता है इम्यूनिटी में। एग्जैक्टली ना ही सिर्फ बच्चों की, बल्कि या पेरेंट्स को भी अपना ध्यान रखना चाहिए अगर वो गोइंग टू प्लान फॉर अ बेबी, सो दैट यस, अगर वो हेल्दी रहेंगे तो देयर आर चांसेस डेफिनेटली, टू डिलीवर अ हेल्दी बेबी, यस, राइट? एब्सोल्युटली। सो आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग टू आस्क, बट टाइम नहीं है, तो शॉर्ट में कोई टिप देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स के लिए? टिप तो स्पेसिफिकली मैं लाइक मेरी पैथी से रिलेटेड, क्योंकि देखो काफ़ी लोगों से आप सब लोग मिलते हैं, टिप्स मिलती है। मैं पर्टिकुलरली पीडियाट्रिक हेमाटोलॉजी ऑन्कोलॉजी साइड से अगर बताऊँ तो मुझे लगता है बच्चों में ये समझना कि ये सब बीमारियां नहीं होती है, ये गलत धारणा है। ये बीमारियां होती है, और अगर ये बीमारियां जल्दी पकड़ में आ जाती है तो इसका ट्रीटमेंट अभी 100% तो मैं नहीं बोलूँगा, वो गलत हो रहा, बट 80 to 90% बीमारियां, गंभीर बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां, या फिर थैलेसीमिया, सिकल सेल डिसीज़, या फिर कोई किडनी ट्यूमर, लीवर ट्यूमर, ये 80 से 90% बीमारियां अभी ठीक होने जैसी ट्रीटमेंट हमारे भारत में ही अवेलेबल है। ऐसा नहीं है 25-30 साल पहले अगर आप सोचते थे कि ये बीमारी हो ना हो, बट अभी हमें जागरूक रहना है। कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो न छुपाते हुए लोकल पीडियाट्रिशियन को दिखाना है, और पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम है तो सुपर स्पेशलिस्ट से मिलके डायग्नोसिस करके, जिसकी इतनी अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो उसका लाभ लेना चाहिए। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर आतिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे व्यूअर्स के लिए जानकारी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू, नमस्ते।